क्या आपने सोचा है, एक व्यक्ति जिसके हाथ में देश का सबसे बड़ा शराब व्यापार हो, जिसके पास इतना पैसा हो कि आईपीएल में वो खुद की लग्जरी टीम खरीदे, ऐसा व्यक्ति जो फुटबॉल और F1 रेसिंग जैसे टीम का मालिक हो, अपने चंद प्राइवेट मोमेंट को जीने के लिए पूरी फ्लाइट तक बुक कर देता हो, हमेशा हुस्न की अदाओं से घिरा रहता हो, जिसके पार्टी के चर्चे न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पर मेन हेडलाइन और ब्रेकिंग न्यूज बन जाते हों। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजय माल्या के बारे में। वही विजय माल्या जिसको हिंदुस्तान अब भगोड़ा के नाम से जानता है, जिसके किंगफिशर उड़ान ने देश को नहीं बल्कि उसके सपने को उड़ा दिया, जिसको कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स बोला जाता था और आज उसे भारत का बच्चा किंग ऑफ स्कैम के नाम से जानता है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां आपको बिजनेस के कई गुण सीखने को मिलेंगे, बिजनेसमैन के लाइफ में पॉलिटिकल कनेक्शन क्या होते हैं ये समझने को मिलेगा, विजय माल्या के अंदर कौन कौन से वो गुण थे जिसके कारण विजय माल्या इतना धनी और मशहूर बन गया, उसके बिजनेस में कौन कौन सी वो कमियां थी जिसके कारण एक सफल बिजनेसमैन कुछ सालों में ही एक बैंकरप्ट बिजनेसमैन बन गया। कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण के कैरियर में माल्या का क्या रोल था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यादवेंद्र और आप देख रहे हैं फाइनेंस विद यदु। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में इसी वीडियो से रिलेटेड मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और संतुष्टिजनक जवाब देने पर आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। 18 दिसंबर 1955 बंगाल में कोलकाता के मशहूर बिजनेसमैन विट्ठल माल्या का घर विजय माल्या का जन्म होता है। विट्ठल माल्या शराब के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बोला जाता है कुछ लोग मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए विजय माल्या डायमंड का चम्मच लेकर पैदा हुआ था तो कुछ गलत नहीं होगा। उस समय उसके पिता भारत में टॉप 60 कंपनी के ग्रुप के चेयरमैन थे। विजय माल्या की शुरुआती पढ़ाई लिखाई कोलकाता के ला मार्टिनियर स्कूल से हुई और 1926 में सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से यह अपनी बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री कंप्लीट करता है। कॉलेज के साथ साथ वह अपने फैमिली बिजनेस में भी ध्यान देना शुरू कर दिया। हॉस्ट एजी नामक अमेरिकन कंपनी में उसने इंटर्नशिप भी किया। इसी दौरान माल्या को एयर इंडिया की हॉस्टेस समीरा तैयबजी से प्यार हो जाता है और आगे चलकर वह शादी कर लेता है और इस शादी से माल्या को उसका बड़ा बेटा सिद्धार्थ होता है। लेकिन जल्दी ही माल्या और समीरा का डिवोर्स हो जाता है क्योंकि अब माल्या को इसके बचपन की दोस्त और करंट वाइफ रेखा से प्यार हो जाता है और साल 1993 में रेखा से माल्या शादी कर लेता है। रेखा जिनका पहले से 2 डिवोर्स हो चुका था और 2 बच्चे भी थे। 1983 में हार्ट अटैक के कारण 59 की एज में विट्ठल माल्या का देहांत हो जाता है। पिता के जाने के बाद 28 की एज में विजय माल्या यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप का चेयरमैन बनता है। यूनाइटेड ब्रेवरी दक्षिण भारत में 5 ब्रेवरीज के साथ स्टार्ट हुई कंपनी थी जो 1944 में फर्स्ट बियर बॉटल क्रिएट करती है। आगे चल के 1948 में विट्ठल माल्या को यूबी ग्रुप का चेयरमैन बनाया जाता है। 1950 में बेंगलुरु में इसके फर्स्ट हेडक्वार्टर की स्थापना होती है और आगे चलकर 1983 में 28 की उम्र में पिता के देहांत के बाद विजय माल्या को यूनाइटेड ब्रेवरी ग्रुप का चेयरमैन बना दिया जाता है। चेयरमैन बनते ही विजय माल्या अपने लिकर के बिजनेस यानी शराब के बिजनेस को बहुत तेजी से आगे बढ़ाता है। विजय माल्या के इतनी तेजी से आगे बढ़ने का सीक्रेट बस एक था, अपने कंपटीटर को डिस्ट्रॉय करना। बोला जाता है कि अगर आपको अपने दुश्मन को खत्म करना है तो उसको बड़ा होने से पहले ही मार दो और विजय माल्या भी यही करता था। जो भी छोटी बड़ी कंपनी उसके लिकर के बिजनेस में कंपटीशन के रूप में खड़ी होती थी वह उन सारी कंपनी को खरीद लेता था। अगर उसका कंपटीटर अच्छा मार्केट बना लिया है तो उसको अपने साथ मर्ज कर लेता था। विजय माल्या के द्वारा स्टार्ट किया गया किंगफिशर भारत में एक लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में उभरा। हर नौजवान कूल दिखने के चक्कर में अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था, वेस्टर्न कल्चर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था और अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो हो सकता है आपने भी किंगफिशर की बियर से ही शुरुआत की हो। किंगफिशर ब्रांड लॉन्च होने से पहले जहां बेंगलुरु में एक भी पब्स बार्स नहीं होते थे, वहीं किंगफिशर की बढ़ती डिमांड के कारण 2 सालों के अंदर ही बेंगलुरु में 50 से ज्यादा पब्स और बार ओपन हो चुके थे। किंगफिशर की बियर खरीदने के लिए लोग बियर ना बोलकर सिर्फ ये बोलते थे, भैया किंगफिशर देना। इससे आप समझ सकते हैं विजय माल्या अपने किंगफिशर को कितना बड़ा ब्रांड बना चुका था। अब विजय माल्या लिकर के बिजनेस का बादशाह था और उसका एक और सपना था कि वह भारत में सबसे बड़ी एयरलाइन का मालिक बने। उस दौरान भारत का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा था। लोग विदेश जा रहे थे, पहले के मुकाबले फ्लाइट में ज्यादा ट्रेवल करते थे और ये सारी चीजें विजय माल्या को अट्रैक्ट करती हैं एक एयरलाइन कंपनी खोलने के लिए। लेकिन माल्या इन सारी चीजों को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली करना चाहता था ताकि किसी गलती की गुंजाइश ना हो। वह अपनी कंपनी की नींव रखता है किंगफिशर एयरलाइन के नाम से और साथ साथ राजनीति में भी अपनी पकड़ को मजबूत करने लगता है क्योंकि उसको पता था पैसे के साथ पावर का होना कितना जरूरी है, ना सिर्फ उसके बिजनेस के लिए बल्कि उसकी असल जिंदगी में भी। माल्या अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत अखिल भारतीय जनता दल में शामिल होते हुए करता है। फिर सुब्रमण्यम स्वामी के साथ साल 2003 में जनता पार्टी में आ गया और 2010 तक नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट भी बन जाता है। 2 बार इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर होम स्टेट कर्नाटका से राज्यसभा के लिए इलेक्ट होता है।
2003 में माल्या अपने ड्रीम प्रोजेक्ट किंगफिशर एयरलाइन की स्थापना करता है। 9 मई 2005 को किंगफिशर एयरलाइन की पहली उड़ान मुंबई से दिल्ली के लिए होती है। देखा जाए तो विजय माल्या का सपना अब हवा में उड़ रहा था। उस समय फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों ने बताया कि किंगफिशर एयरलाइन सबसे प्रीमियम और लग्जरी एयरलाइन है। किंगफिशर एयरलाइन के तारीफों के चर्चे हर जगह थे, और होते भी क्यों नहीं। फ्लाइट में हॉट मॉडल्स, फ्री बियर जो परोसती थी। माल्या चाहता था अगर कोई इंडियन एविएशन सेक्टर में लग्जरी का नाम ले तो किंगफिशर उसके माइंड में सबसे पहले आए। आंकड़े बताते हैं कि स्टार्टिंग के 2 साल किंगफिशर एयरलाइन में सबसे ज्यादा बुकिंग हुई। अपने बियर के बिजनेस को प्रमोट करने के लिए माल्या अपने फ्लाइट में पैसेंजर को फ्री बियर ऑफर करता था, जबकि भारत के डोमेस्टिक फ्लाइट में अल्कोहल बैन था। माल्या अपने पॉलिटिकल पावर के दम पर इस गैर कानूनी काम को धड़ल्ले से चला रहा था। साल 2006 यानी किंगफिशर एयरलाइन को शुरू हुए 1 साल हो गया था। उसके फर्स्ट ईयर का P&L स्टेटमेंट लॉस से शुरू हुआ। पहले साल घाटा होने के कारण वह इस बात को पब्लिकली रिवील नहीं करता है, क्योंकि माल्या अपने साख पे आंच नहीं आने देना चाहता था। वह एक बात समझ गया था कि प्रीमियम और लग्जरी के लिए भारत अभी तैयार नहीं है। आज भी हम फ्लाइट बुक करते समय एयरलाइन कंपनी को नहीं, उसके फ्लाइट के टिकट के प्राइस को चेक करते हैं और सस्ती फ्लाइट को तुरंत बुक करते हैं। और माल्या को भी समझ आ गया कि हमारे कस्टमर वह हैं जो फॉरेन ट्रेवल करते हैं, क्योंकि हम लग्जरी बेच रहे हैं, ना सिर्फ फ्लाइट की टिकट। और हम अगर इंटरनेशनल रूट पर अपनी फ्लाइट उड़ाएंगे तो हमें लॉस नहीं होगा, क्योंकि उस लाइन पर प्रीमियम कस्टमर होंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। इंडियन एविएशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उन कंपनी को इंटरनेशनल फ्लाइट की अनुमति दी जाती थी जो एयरलाइन कम से कम 5 साल डोमेस्टिक सर्विस दे चुकी हो या किसी और एयरलाइन कंपनी को खरीद लिया हो। लेकिन किंगफिशर के साथ ऐसा कुछ नहीं था, और इसी कारण विजय माल्या उस समय घाटे में चल रही एयर डेक्कन को उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन से ज्यादा पैसे देकर खरीदते हैं और किंगफिशर एयरलाइन के साथ मर्ज कर लेते हैं, ताकि उनको इंटरनेशनल फ्लाइट का लाइसेंस मिल जाए। और आगे चलकर माल्या के लिए यह फैसला बहुत बड़ा घाटे का सौदा साबित हुआ। 3 सितंबर 2008 को किंगफिशर अपने फर्स्ट अंतर्राष्ट्रीय सफर बेंगलुरु से लंदन के लिए रवाना हुआ। लेकिन कहते हैं ना, आफत कभी बताकर नहीं आती। 2008 के लास्ट में वर्ल्ड रिसेशन आ गया, और 2008 का रिसेशन किंगफिशर एयरलाइन की कमर तोड़ देता है। उस समय पूरे वर्ल्ड में तमाम कंपनी बंद हो रही थी, लोगों के जॉब जा रहे थे। इस कारण किंगफिशर अपने 66 विमानों की संख्या घटाकर 28 कर देता है, क्योंकि उसके पास भी पैसे खत्म हो रहे थे। अब माल्या को समझ आ गया कि कश्ती मझधार में डूबने वाली है। एयरलाइन के कर्मचारियों को कई महीने से उनका पेमेंट तक नहीं मिला था, जिसके कारण मुंबई में किंगफिशर ऑफिस के सामने हजारों लोग धरने पर बैठ गए। साल 2008 में माल्या ने SBI से 500 करोड़ का लोन लिया। यह लोन किंगफिशर एयरलाइन को दिवालिया होने से बचाने के नाम पर था। लेकिन उसी साल IPL स्टार्ट हुआ, और IPL में माल्या ने भी टीम खरीदा, जिसका नाम उसने रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु रखा। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को माल्या ने 111.6 मिलियन $US में खरीदा, जो कि उस दौरान सेकंड मोस्ट हाईएस्ट बिडिंग थी। उस समय मुकेश अंबानी के द्वारा मुंबई इंडियंस सबसे ज्यादा पैसे में खरीदी जाने वाली टीम थी। उसके बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का नाम आता है। जब माल्या के IPL टीम की बात मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली कि वो माल्या जो हमें पैसे देने के लिए नेक्स्ट मंथ की तारीख के अलावा कुछ नहीं दे रहा है, वो IPL में इतनी महंगी टीम खरीद रहा है, तो हर कोई सत्ते में आ गया। और किंगफिशर के कर्मचारी जो अपनी सैलरी की आस लगाए बैठे थे, वह आक्रोश में आ गए, और प्रोटेस्ट और भी मैसिव स्केल पे देखने को मिला। अब जब बैंक और एयरपोर्ट अथॉरिटी को पता चला कि यह बंदा किंगफिशर एयरलाइन को दिवालिया होने से बचाने वाले लोन के पैसे से IPL टीम खरीद रहा है, विला में बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, तब बैंक्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी ने माल्या को 1600 करोड़ भरने का नोटिस जारी कर दिया। यह वो पैसे थे जो माल्या ने एयरलाइन को शुरू करते समय लगाया था। इस पैसे को भरने के लिए माल्या ने UV ग्रुप के मेंबर से मदद मांगी, लेकिन पिछले सालों में एयरलाइन लॉस में रहने की वजह से UV ग्रुप के मेंबर का भरोसा माल्या से उठ चुका था। इसके पहले साल 2007 में माल्या ने फोर्स इंडिया नाम से एक फार्मूला 1 टीम लॉन्च कर डाला था, और आगे चल के 2011 में सहारा ग्रुप भी इसमें 42.5% की हिस्सेदारी खरीद लेती है, और तब से इसका नाम सहारा फोर्स इंडिया हो जाता है। उसके IPL टीम को प्रमोट करने के लिए किंगफिशर कैलेंडर गर्ल कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण हर मैच में विजय माल्या के साथ पहुंचती थी। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के साथ साथ किंगफिशर कैलेंडर की भी नींव रखी थी, जहां बेपर्दा हुस्न को बेतहाशा खूबसूरती के साथ पेश किया जाता था। किंगफिशर कैलेंडर को कुछ लोग ग्लैमर कहते थे, कुछ लोग इसे अश्लील बताते थे। माल्या इसे वुमेन एम्पावरमेंट कहता था। किंगफिशर कैलेंडर को फीमेल मॉडल के लिए बेस्ट लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म माना जाता था। इस कैलेंडर का हिस्सा बनने के लिए बड़ी बड़ी मॉडल्स तरसती थी और कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। कैटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, ये लोग भी किंगफिशर कैलेंडर का हिस्सा थी, और यहीं से इनके बॉलीवुड करियर की शुरुआत होती है। माल्या इस कैलेंडर के बिजनेस से करोड़ों रुपए बनाता है, लेकिन एयरलाइन को दिवालिया होने से बचाने के लिए यह काफी नहीं थे। इसलिए माल्या ने एक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग अलग अलग बैंक के कर्मचारियों को पैसे का लालच दिया और अपनी पॉलिटिकल कनेक्शन की मदद से तमाम बैंकों से सैकड़ों करोड़ों का लोन उठाया। यह कुछ लिस्ट है उन बैंकों की जिससे माल्या ने लोन लिया था। वीडियो पॉज करके आप इसे देख सकते हैं। माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के साथ बहुत से अलग अलग बिजनेस में भी हाथ डाला और उन पैसों को उसमें इन्वेस्ट किया। कुछ साल इन पैसों को माल्या अपने लिए पार्टीज करने में यूज किया, अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट किया। एयरलाइन के बिजनेस में भी थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए और कुछ
पैसे विदेश में शुरू की गई कंपनी में भेजा। अब जब माल्या काफी टाइम से बैंक के पैसे नहीं लौटा रहा था, तब बैंक ने माल्या को नोटिस देना शुरू किया। उस दौरान माल्या को उसके हर बिजनेस में लगभग लॉस झेलना पड़ रहा था, लेकिन ना उसके शौक कम हो रहे थे, ना उसकी महत्वाकांक्षाएं। किंगफिशर एयरलाइन अब बंद होने के कगार पर थी, क्योंकि एयरलाइन के सीनियर अधिकारियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। यूबी ग्रुप के मेंबर का यह कहना था कि एयर डेक्कन के मर्जर से किंगफिशर एयरलाइन का यह हाल हुआ है। और देखा जाए तो ये बात कहीं न कहीं सही भी है, क्योंकि दो गधों को बांधकर घोड़े जितनी दौड़ने की उम्मीद करना बेकार है। साल 2010 में कर्नाटक की राजनीति में हलचल हो रही थी और विजय माल्या की राजनीति में अच्छी पकड़ हो गई थी। अब माल्या अपनी नजर सांसद की कुर्सी पर टिकाया। उसको लगा कि अगर वो सांसदी जीत जाता है तो पावर और पैसे से फिर से वह अपना एयरलाइन बिजनेस बना सकता है। पर यह सब इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि उस दौरान उस कुर्सी पे बहुतों की नजर थी। उस दौरान कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीट खाली थी और पहले सीट पे बीजेपी से वेंकैया नायडू, दूसरे सीट पे बीजेपी से ए मंजूनाथ और तीसरे सीट पे कांग्रेस से ऑस्कर फर्नांडिस फिक्स थे। लेकिन चौथे सीट का पेंच फंसा हुआ था। माल्या की नजर उसी चौथे सीट पर थी और उसने अपना दांव खेला। नियम के अनुसार 45 विधायक के समर्थन से कोई सांसद चुना जाता है। उस समय बीजेपी के पास इतने विधायक थे कि वो 2 लोगों को सांसद के तौर पर राज्यसभा भेज सकती थी। कांग्रेस के पास 1 सांसद के लिए ही विधायक थे। कर्नाटक की थर्ड बड़ी पार्टी जेडीएस के पास 27 विधायक थे। तो देखा जाए तो जेडीएस के पास इतने विधायक नहीं थे कि वह किसी को भी राज्यसभा भेज सके। 3 सांसद चुने जाने के बाद बीजेपी के पास 26 और कांग्रेस के पास 29 वोट अभी भी बचे हुए थे। यहाँ माल्या ने होशियारी दिखाई। उसने जेडीएस का हाथ पकड़ा और बीजेपी से सपोर्ट मांगा। और बीजेपी किसी को भी समर्थन दे सकती थी, लेकिन कांग्रेस को नहीं। तो बीजेपी ने जेडीएस को विजय माल्या के लिए समर्थन दिया और विजय माल्या जीत गया। और विजय माल्या की ये बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अब उसको अपना डूबता हुआ साम्राज्य फिर से बसता हुआ दिख रहा था। लेकिन कुछ समय बाद ही विजय माल्या को रियलाइज हुआ कि अब वेंटिलेटर पर लेटी इस किंगफिशर एयरलाइन को यमराज के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पोस्ट रिसेशन के कारण एविएशन फ्यूल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया था और बैंक्स और एयरपोर्ट अथॉरिटी से नोटिस आने के बाद माल्या के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा था। उधर सैलरी ना मिलने के कारण कर्मचारी भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। इन सारी चीजों को देखकर जांच एजेंसी भी सक्रिय हो गई और माल्या के केस पर काम शुरू कर दिया। इसी जांच में एसबीआई के चेयरमैन का भी नाम सामने आया और इसे देखकर अन्य बैंक के वो कर्मचारी जो माल्या को गलत तरीके से लोन पास कराने में उसकी मदद किए थे, वो भी धीरे धीरे शक के घेरे में आने लगे। माल्या की तरफ से बैंक के पैसे वापस नहीं किए जाने के कारण बैंक पर भी प्रेशर बढ़ गया था। बैंक के कर्मचारियों को भनक तक नहीं थी कि किंगफिशर एयरलाइन के नाम पर लिए गए लोन को माल्या विदेशों में अपने डमी सेल्स कंपनी में भेजता था। अब ये सीधा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला लगने लगा। अब ये मामला सरकार की नजर में आने लगा। सरकार ने उन सभी बैंकों को नोटिस जारी करके कहा कि विजय माल्या को दिए हुए पैसे को जल्दी से जल्दी वापस लिए जाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आम जनता के पैसे थे। और बैंकों ने माल्या को नोटिस पे नोटिस भेजना शुरू कर दिया और आखिरकार वो दिन आ गया जिसकी माल्या ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 20 अक्टूबर 2012 को किंगफिशर एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है और किंग ऑफ गुड टाइम्स का यह गोल्डन प्रोजेक्ट अब जमींदोज हो चुका था। लेकिन माल्या की मुसीबतें अब और भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि पैसे न मिलने के कारण लोग कोर्ट जाने लगे। अब माल्या को कैसे भी करके इन लोगों के पैसे चुकाने थे। माल्या अपने बिजनेस को समेटने लगा, बहुत सारे बिजनेसेस को बेच दिया। माल्या ने 2013 में बिना बोर्ड मेंबर को बताए यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड के अच्छे खासे शेयर डियागो, जो कि वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी शराब कंपनी है, उसको सेल कर देता है। और इस कारण यूनाइटेड स्पिरिट के बोर्ड मेंबर में माल्या के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया और उन लोगों ने माल्या के ऊपर 2000 करोड़ का फाइनेंशियल फ्रॉड का केस कर दिया। माल्या के साथ क्या होने वाला था यह तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सबको इतना जरूर पता था कि माल्या की जिंदगी अब बद से बदतर हो रही थी। अब सीबीआई ने भी माल्या से पूछताछ करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई संतुष्टिजनक जवाब सीबीआई को माल्या से नहीं मिला। 15 फरवरी 2015 को एसबीआई कंसोर्टियम ने किंगफिशर हाउस पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इन बैंकों के द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब ना तो माल्या ने दिया, न ही लोन के पैसे चुकाए। आगे चलकर कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में माल्या के खिलाफ वारंट भी जारी कर देता है और इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले के लिए ईडी ने माल्या को अपने ऑफिस बुलाया और वहां माल्या नहीं पहुंचा। इस कारण ईडी माल्या के खिलाफ सख्त हो गई थी। 10 अक्टूबर 2015 सीबीआई ने माल्या के कई ऑफिसेज पर छापा मारा और बहुत सारे सबूत इकट्ठा किए और यूनाइटेड स्पिरिट के मेंबर ने माल्या को सीएमडी पद यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर पद छोड़ने को कहा, लेकिन माल्या इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। इधर एसबीआई कंसोर्टियम ने माल्या का पासपोर्ट जब्त करने के लिए कानूनी तौर पर डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल की सहायता ली, ताकि किसी भी तौर पर माल्या देश छोड़ के ना जा सके। लेकिन पॉलिटिकल पकड़ और राज्यसभा का मेंबर होने के कारण यह इतना आसान भी नहीं था। अब जब माल्या को लगा कि अब जेल जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता, तब 2 मार्च 2016 को वह देश छोड़कर लंदन चला जाता है। किसी को बिलीव नहीं हुआ कि माल्या जो कल तक राज्यसभा में उपस्थित था, वह अचानक से कैसे भाग खड़ा हुआ। माल्या जेट एयरवेज की फ्लाइट 9W122 से लंदन रवाना हो गया। माल्या के साथ तकरीबन 10 बैग और एक महिला थी। माल्या लंदन से कई ट्वीट करता है कि वह भगौड़ा नहीं है, वह एक इंटरनेशनल बिजनेसमैन है, जिसके कारण उसे विदेश जाना पड़ता है।
और सालों बीत जाने के बाद जब बैंक को लगा कि अब माल्या वापस नहीं आएगा, और यूके के लॉ कुछ ऐसे हैं कि अगर आप वहां पर एक अच्छा खासा बिजनेस सेटअप कर देते हैं तो किसी भी देश की पुलिस आपको छोटे मोटे केस में अरेस्ट नहीं कर सकती। और इसी लॉ के चलते माल्या जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन जो फ्रॉड करने के बाद लंदन में जाकर शरण लेते हैं, और इसी कारण माल्या को लगा कि भारत सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और कई कोशिशों के बाद 2018 में यूके की कोर्ट में माल्या के खिलाफ एक केस भी चला, जहां से उसको आसानी से बेल मिल गया। और भारत में माल्या के फाइनेंशियल फ्रॉड को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने माल्या के तकरीबन 6000 करोड़ के प्रॉपर्टी को बैंक को सौंप दिया, और अभी भी माल्या के केस पर कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे एसेट्स बैंक को दिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि भारत सरकार कब माल्या को इंडिया वापस लाकर कानूनी तौर पर कार्रवाई करती है। तो दोस्तों, ये थी किंगफिशर स्कैम की पूरी सच्चाई। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स को यूज करते हुए आप हमें बताइए कि विजय माल्या के फेल होने का कारण क्या था। और आंसर के बाद अपनी इंस्टा आईडी या फेसबुक प्रोफाइल, या अगर आप इंस्टा और फेसबुक पे एक्टिव नहीं हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी जरूर मेंशन कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको कांटेक्ट करके आपका गिफ्ट दे पाऊं। और गिफ्ट उन्हीं को मिलेगा जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और हमारे इस फैमिली के पार्ट होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस केस पर रिसर्च आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।